हेलो नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हुए आइसोलेशन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड मेटलर्जी के लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। हालांकि अगर बात करें पुराने HPTGT एग्ज़ाम जहाँ पे मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और HP टेट की बात करें तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बात हो रही है यहाँ पे फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस की। ये जो फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस होती है ये किसकी कंसंट्रेशन करने के काम आती है, तो बोलेंगे सल्फाइड ओर्स। जहाँ पे भी हमें सल्फाइड ओर देखने को मिलेगा वहाँ पे फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है। अब ये फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस होती क्या है? फ्रोथ होता है झाग, क्या बोलेंगे? झाग। जब कपड़े धोते हैं, साबुन लगाते हैं तो झाग बनता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी इस प्रोसेस में भी झाग बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रोथ। फ्लोटेशन का मतलब तैरना। तो ये सल्फाइड ओर होता है, ये झाग में तैरता है, इसलिए इसको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये यूज़ किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स के लिए। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है गलेना। गलेना जो है एक ओर है जिसमें सल्फाइड प्रेजेंट होता है, ZnS। अब इसका यूज़ लेड, कॉपर एंड जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब ये क्या बात होगी? हाँ जी, जैसे कि सल्फर जो हमारा होता है वो लेड के साथ भी होता है, कॉपर के साथ भी होता है और जिंक के साथ भी होता है। तो अगर हमने लेड, कॉपर और जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है तो इस फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सल्फाइड ओर होगा वो अलग होके झाग में तैरेगा, बिल्कुल ठीक है। तो सल्फाइड ओर हमारे मेटल से अलग हो जाएगा। अगर अलग हो गया तो हम आसानी से इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, इस तरह का अपरेटस होता है जिसमें कि गैंग यानी कि इम्प्यूरिटीज जो हैं वो नीचे नीचे रह जाती हैं। इसमें पाइन ऑयल का यूज़ किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो हमारा सल्फर होता है या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस पाइन ऑयल में क्या हो जाते हैं, भीग जाते हैं। जब वो भीग जाएंगे पाइन ऑयल उसके ऊपर एक लेयर बना देगा। जब ये लेयर बना देगा तो ये अलग हो जाएंगे। इस तरह ये झाग दिख रहा होगा आपको ग्रे कलर का, कुछ इसमें सल्फाइड पार्टिकल्स भी दिख रहे होंगे, तो ये झाग है और इस झाग में सल्फाइड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रोथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड ओर पार्टिकल। सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स इस झाग में प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाइन ऑयल बोला है, पाइन ऑयल यूज किया जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सल्फाइड ओर्स विच आर हाइड्रोफोबिक गेट बेटेड बाय पाइन ऑयल। जो सल्फाइड ओर होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से नफरत करने वाला, वाटर जिसको रिपेल करता है, वाटर से जिसको डर लगता है, वो पाइन ऑयल द्वारा बेट कर दिया जाता है, गीला कर दिया जाता है। आगे देखो, ZnCN इज यूज्ड एज डिप्रेसेंट इन दिस प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, इसको ध्यान से नोट करना है। सोडियम साइनाइड डिप्रेसेंट की तरह यूज किया जाता है इस प्रोसेस में। डिप्रेसेंट मतलब दबाने वाला, तो ये सोडियम साइनाइड क्या करता है, झाग को दबाने की कोशिश करता है, झाग को दबा देता है, झाग को खत्म कर देता है। ठीक है जी, बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। आगे हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग, तो उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन की हमने एक्सट्रैक्शन करनी है तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। आयरन की अगर मैं बात करूं तो आयरन की एक फॉर्म होती है कास्ट आयरन, या जिसको पिग आयरन भी बोलते हैं, और ये सबसे कम प्योर आयरन होता है, सबसे कम प्योर आयरन की फॉर्म होती है। इसमें 2 से 4% के बीच में कार्बन प्रेजेंट होता है और ये ब्रिटल, आसानी से टूटने वाला होता है। एक हमारे पास आयरन आता है जिसको रॉट आयरन बोलते हैं, और ये आयरन की फॉर्म होती है जो कि सबसे
प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होती है। अब इसमें 0.5% कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन के अमाउंट से ही हम पता लगाते हैं कि कौन सा आयरन प्योर है, कौन सा इम्प्योर है, क्योंकि कार्बन जो है वो इम्प्योरिटी की तरह काम करता है। कास्ट आयरन और पिग आयरन में ये 2 से 4.5% देखने को मिलता है, मतलब कार्बन का अमाउंट इसमें ज़्यादा है, ये इम्प्योर है। जिसमें कार्बन का अमाउंट कम होगा वो प्योर फॉर्म होगा। तो रॉट आयरन प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होती है जिसमें कि 0.5% कार्बन प्रेजेंट होता है। ये मेलेबल भी होता है, मतलब कि इसको सीड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इजीली कन्वर्टेड इनटू सीड्स। आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस यानी कि भट्टी, फर्नेस इज इक्वल टू भट्टी। भट्टी देखी है, इसमें ईंटों को पकाते हैं, बस उसी तरह की भट्टी होती है जिसमें कि हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये आयरन कौन सा है भैया? कास्ट आयरन है। आयरन के ओर की बात करें तो हेमेटाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर है। इस फर्नेस में रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट निकलती है, और टेम्परेचर जो है वो 2170 केल्विन होता है, 2170 केल्विन। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो ये फर्नेस वही है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर काम करती है। आगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का जो प्रिंसिपल ओर है जिससे कि हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो आ जाता है कॉपर पायराइट, जिसका कि फॉर्मूला CuFeS2 होता है। अब ध्यान रहे कि इस कॉपर पायराइट में 2 मेटल हमें देखने को मिलते हैं, कॉपर और आयरन, ठीक है। सल्फाइड और तो होगा ही होगा। कॉपर मैटे की बात करें या कॉपर मैटे इसको बोला जाता है, इट कंटेन्स 2 मेटल। ये 2 मेटल इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक हमारा कॉपर होता है, एक हमारा आयरन होता है। तो Cu2S और दूसरा आ जाएगा FeS। सिलिका एक्ट एज ए फ्लक्स। इस केस में जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर करते हैं तो सिलिका का यूज़ किया जाता है। सिलिका किस तरह का काम करता है? ये फ्लक्स का काम करता है। और फ्लक्स क्या होता है हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। कॉपर पायराइट कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ये जो कॉपर पायराइट है इसको कंसंट्रेट किया जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। अब देखो कॉपर पायराइट में सल्फर आ रहा है, तो हमने देखा था कि सल्फर ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है। फिर हमने देखा था कि कॉपर और जिंक के लिए भी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज की जाती है। तो यहाँ पे आ गया हमारा कॉपर। इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। ब्लिस्टर कॉपर, इसमें 99% कॉपर होता है, मतलब कि अगर कॉपर का अमाउंट ज़्यादा है तो हम उसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसेमर एक कन्वर्टर है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम कॉपर की रिकवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कॉपर को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, कॉपर की रिकवरी करनी है, किससे? कॉपर मैटे से, तो हम बेसेमर कन्वर्ट का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की बात करेंगे। एल्यूमिनियम का मेन ओर कौन होता है? आप बोलेंगे सर वो तो बॉक्साइट होता है, हमने अपने लेक्चर में पढ़ा हुआ है जब हमने सभी मेटल्स के ओर करे थे। तो बॉक्साइट इज ए ओर ऑफ एल्यूमिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बॉक्साइट है ये 2 तरह का होता है, एक रेड बॉक्साइट होता है, एक वाइट बॉक्साइट होता है। अब ये रेड और वाइट कलर इसका क्यों बनता है? इम्प्योरिटीज की वजह से बनता है। जब आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होंगी बॉक्साइट में तो कलर कैसा मिलेगा? रेड बॉक्साइट। और अगर सिलिका की इम्प्योरिटीज होंगी तो हमें कलर कैसा मिलेगा? वाइट मिलेगा, और इसको वाइट बॉक्साइट बोला जाता है। ये जो रेड बॉक्साइट होता है, रेड बॉक्साइट प्यूरिफाई किया जाता है बेयर्स प्रोसेस से, और वाइट बॉक्साइट जो है वो सरपेक प्रोसेस से क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखें, एल्यूमिनियम की लीचिंग बॉक्साइट ओर से जब की जाती है उस प्रोसेस को बोला जाता है बेयर्स प्रोसेस। तो हमने पहले भी बेयर्स प्रोसेस पढ़ी थी। अब यहाँ पे लिखता है लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर इज कॉल्ड बेयर्स प्रोसेस। तो पूछा जाए बेयर्स प्रोसेस क्या होती है, बोलेंगे लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम। कहाँ से की जाती है? बॉक्साइट ओर से की जाती है। और भी कुछ प्रोसेसेस है जैसे हाल हरलॉट प्रोसेस है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
एल्यूमिनियम ओर कहलाती है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ओर इज इक्वल टू हाल-हेराल्ड प्रोसेस। इसमें कैथोड और एनोड बनता है। कैथोड में हमें प्योर एल्यूमिनियम देखने को मिलता है और एनोड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पूछा जा सकता है कि हाल-हेराल्ड प्रोसेस में कैथोड के ऊपर क्या बनता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि प्योर एल्यूमिनियम कैथोड पे बनता है या एनोड पे बनता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हुए अलॉयज की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है भैया, 1 मार्क का क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो अलॉयज की बात करेंगे। देखो अलॉयज होते क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर। किसके मिक्सचर होते हैं? मेटल या मेटल के मिक्सचर हो सकते हैं, यानी कि मेटल को मिक्स किया गया, मेटल में कैसा मिक्सचर मिला, होमोजीनियस मिक्सचर मिला, उसको हम अलॉय बोल सकते हैं। या फिर एक हमने मेटल लिया और दूसरा हमने नॉन मेटल लिया, इन दोनों को मिक्स किया, होमोजीनियस मिक्सचर बना, इसको भी हम क्या बोल देंगे? अलॉय बोल देंगे। या फिर 2 डिफरेंट नॉन मेटल को मिक्स किया और हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बना, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? अलॉय बोल सकते हैं। तो इस तरह से अलॉय फॉर्म होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला अलॉय हमारे पास स्टील आ जाता है। स्टील में देखो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एक तो कार्बन आएगा 2%, कार्बन एक नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम आएगा 12% आएगा। आयरन आएगा 60%, निकल आएगा 20%, कोबाल्ट आएगा 8%। बाकी के सारे मेटल्स हैं। तो इन सभी कंस्टिट्यूएंट को मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर जब बनता है तो हम इसको क्या बोल देंगे? सर हमारे पास स्टील बन गया। स्टील का यूज़ हम आमतौर पर घरों पे करते हैं। बहुत सारे हमारे यूटेंसियल या इंस्ट्रूमेंट्स स्टील से बने हुए होते हैं। उसके बाद स्टेनलेस स्टील आ जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। स्टेनलेस स्टील में हमें आयरन, क्रोमियम और निकल देखने को मिलता है। आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 74% होती है। क्रोमियम की मात्रा की बात करें तो ये 11 से 18% के बीच में होती है, और अगर निकल की बात की जाए तो ये मिनिमम 8% होता है। इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट का होमोजीनियस मिक्सचर जब बन जाता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टील बोल देते हैं। कौन सा स्टील बोलेंगे? स्टेनलेस स्टील बोलेंगे। स्टेनलेस स्टील, ओके बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद आ जाता है ब्रास, जिसको कि हम पीतल बोलते हैं। हमारे घरों में भी पीतल देखने को मिलता है। पीतल की गोलियां भी बनाई जाती हैं, यानी कि बुलेट, जो बंदूक में गोलियां यूज़ की जाती हैं, कारतूस यूज़ की जाते हैं, पीतल के बने हुए होते हैं। पीतल जो है वो 2 मेटल्स को मिला के बनता है, जिसमें कि पहला कॉपर आ जाता है, दूसरा जिंक आ जाता है। जो हमारा कॉपर होता है वो 60% यूज़ किया जाता है, और जो जिंक यूज़ किया जाता है वो 40% यूज़ किया जाता है। तो इसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो अलॉय बनता है दैट इज ब्रास। आगे कांसा की बात करेंगे। ब्रॉन्ज मेडल के बारे में आपने सुना होगा, कांस्य पदक के बारे में सुना होगा। तो जो पदक बनता है, जो मेडल बनता है, ब्रॉन्ज से बनता है। अब ब्रॉन्ज किस किस से बनता है, क्या इसकी कंपोजिशन रहती है? तो हम बोलेंगे कि सर कॉपर और टिन से बनता है। कॉपर 90% होता है और टिन जो है वो 10% होता है। कॉपर इज 90% वाइल एज टिन इज 10%। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कॉपर टिन, ब्रास में कॉपर जिंक यूज किया गया था। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज की बात करेंगे। ऐसा ब्रॉन्ज जिसमें कि एल्यूमिनियम भी ऐड होता है, तो कॉपर के साथ एल्यूमिनियम का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है, जिसको कि एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज बोल दिया जाता है। इसमें कॉपर 90% यूज किया जाता है और एल्यूमिनियम 10% यूज किया जाता है। ब्रॉन्ज और एल्यूमिनियम में बस एक ही फर्क है कि अकेले ब्रॉन्ज में हम टिन का यूज करते हैं, वाइल अगर हम बात करें एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज की तो वहां पे एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। टिन भी 10% यूज होता है और एल्यूमिनियम भी 10% यूज होता है, और इनके अलावा जो मेटल यूज किया जाता है वो कॉपर है, जिसकी कंपोजिशन 90% होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बेल मेटल, बेल यानी कि घंटी, जो मंदिरों में घंटी होती है, जो स्कूलों में घंटी होती है टन 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 वाली, उसको बनाने के लिए जो मेटल यूज़ किया जाता है उसको बेल मेटल कहा जाता है। और ये बेल मेटल जो है वो दो मेटल से बना हुआ होता है, जिसमें कि एक हमारा कॉपर आ जाता है और दूसरा हमारा टिन आ जाता है। अगर कॉपर की कंपोजिशन देखें तो ये 80% होती है और टिन की कंपोजिशन देखें तो ये 20% होती है। इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गन मेटल की बात करेंगे, गन यानी कि बंदूक, जिससे बंदूक बनाई जाती हैं, वो वाला मेटल। इट इज़ आल्सो अलॉय, और ये अलॉय किस किस का है बोलेंगे सर, कॉपर इसमें यूज़ होता है। कॉपर की कंपोजिशन 88% होती है। SN यानी कि टिन, टिन की कंपोजिशन होती है 10%। और ZN बोलेंगे तो सर जिंक, जिसकी कंपोजिशन 2% होती है। तो इन तीनों मेटल्स का यूज़ करके हम गन मेटल को बनाते हैं। कौन कौन सा है? कॉपर 88%, टिन 10% और जिंक 2%। नेक्स्ट देखें, जर्मन सिल्वर की ये बात कर रहा है, जर्मन सिल्वर। अब सिल्वर की बात हो गई तो यहाँ पे सिल्वर का यूज़ नहीं होगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जर्मन सिल्वर जो है वो किस किस से बनता है? एक तो हमारे पास कॉपर आ जाता है, कॉपर। दूसरा हमारे पास जिंक आ जाएगा, जिंक। और तीसरा हमारे पास निकल आ जाएगा। ये 3 मेटल यूज होते हैं जर्मन सिल्वर के निर्माण में। और कॉपर यहाँ पे हमें 35 से 50% देखने को मिलता है, जिंक 25 से 35% देखने को मिलता है, निकल 10 से 35% देखने को मिलता है। तो जर्मन सिल्वर में एक बात ध्यान में रखनी है, इसमें सिल्वर का यूज नहीं होता है। किस किस का यूज करेंगे बोलेंगे? कॉपर का यूज करेंगे, जिंक का यूज करेंगे और निकल का यूज करेंगे। आगे देखेंगे, आगे सोल्डर है। सोल्डर का यूज़ किया जाता है वही वेल्डिंग करने में। तो आपने देखा होगा वेल्डिंग में जब स्पार्क निकलती है तो वहाँ पे एक लंबी सी डंडी का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ सोल्डर। अब ये सोल्डर किसका बना हुआ होता है? एक तो पीबी क्या होता है बोलेंगे सर? लेड होता है। और SN क्या होता है? टिन। तो ये लेड और टिन से बना हुआ होता है। इसमें हम लेड का यूज़ करते हैं 50% और टिन का यूज़ भी करते हैं 50%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे कॉन्स्टेंटाइन आ जाता है। कॉन्स्टेंटाइन में कॉपर और निकल का यूज़ किया जाता है। Cu बोलेंगे तो सर कॉपर है और Ni बोलेंगे तो निकल है। कॉपर का अमाउंट इसमें कंपोजिशन कितनी होती है? 60% होती है। और निकल की कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये 40% होती है। ठीक है, कितना कितना? 60% और 40%। आगे कॉइन मेटल, कॉइन मेटल बोल देंगे जिससे कि कॉइन्स बनाए जाते हैं। बोलेंगे हाँ जी सर, इसमें कॉपर का यूज़, सिल्वर का यूज़ और गोल्ड का यूज़ किया जाता है। गोल्ड कॉइन बनाने में गोल्ड का यूज़ किया जाता है, सिल्वर कॉइन बनाने में सिल्वर का यूज़ किया जाता है और मिक्स बनाने के लिए कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का यूज़ किया जाता है। Mainly copper nickel, which is alloy of copper and nickel is used for making coins. कॉपरो निकल नाम का एक अलॉय है जो कि मुख्य तौर पर कॉइन्स बनाने के काम आता है। इसमें कॉपर और निकल हमें देखने को मिलता है, यानी कि कॉइन बनाने के लिए कॉपर और निकल मेटल्स का यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे, अगर मैं बात करूं नाइक्रोम, नाइक्रोम की तारें जो कि हीटिंग मेटल भी कहलाता है। हम नाइक्रोम की तारें हीटर वगैरह में यूज़ करते हैं, नाइक्रोम की तारें। और ये नाइक्रोम की तार किसका अलॉय होती है? निकल और क्रोमियम। तो Ni से आपने याद रखना है निकल और क्रोम से याद रखना है क्रोमियम, क्रोमियम। ठीक है, निकल इसमें 85% होता है और क्रोमियम की बात करें तो 15 से 20% देखने को मिलता है। ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम भी होता है जिसमें कि एल्यूमिनियम 95% देखने को मिलता है, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5% एंड मैंगनीज 0.5%। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलॉय से आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ और बातें देख लेते हैं। हूप्स प्रोसेस है, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए यूज़ की जाती है और ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एनोड और कैथोड भी बनेगा। हूप्स प्रोसेस एल्यूमिनियम की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है।
आगे देखें अमलगम। अमलगम में हमेशा मरकरी को ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी मरकरी एक कंपोनेंट दिख जाए दैट इज अमलगम। इन विच वन मेटल इज मरकरी, उसको क्या बोल देते हैं, अमलगम बोल जाते हैं। और अमलगम भी क्या होता है, एक अलॉय होता है। क्यूपलेशन की बात करेंगे। क्यूपलेशन क्या होती है, ये यूज की जाती है रिफाइनिंग ऑफ दोज मेटल्स विच कंटेन इम्प्यूरिटीज अदर देन मेटल विच फॉर्म वोलेटाइल ऑक्साइड्स। ऐसे मेटल को रिफाइन करने के लिए यूज की जाती है जिसमें कि इम्प्यूरिटीज नॉन मेटल होंगी, और वो कैसी होंगी, वोलेटाइल ऑक्साइड की फॉर्म में होंगी। वोलेटाइल ऑक्साइड का मतलब कि ऐसे ऑक्साइड्स जो आसानी से उड़ जाएं, गायब हो जाएं, वेपर में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लेड की बात की गई है। लेड को हमने सिल्वर से रिफाइन करना है, अलग करना है, तो कपलेशन प्रोसेस का यूज किया जाएगा। आगे देखें हार्डनिंग ऑफ स्टील। स्टील को हार्ड करना है हमने ताकि हम इसका यूज़ अच्छे से कर सकें। इसको क्वेंचिंग ऑफ स्टील भी बोला जाता है। स्टील इज हीटेड टिल रेड हॉट। स्टील को गर्म किया जाता है तब जब तक वो लाल ना हो जाए, एंड सडनली कूल, और फिर एकदम से कूल कर दिया जाता है। इससे स्टील जो है वो हार्ड बन जाता है, ब्रिटल भी बन जाता है। दोनों केस हमें देखने को मिलते हैं। तो हार्डनिंग ऑफ स्टील इज इक्वल टू क्वेंचिंग। इसमें हम स्टील को क्या करते हैं, हीट करते हैं रेड हॉट होने तक, और फिर उसको अचानक से कूल कर दिया जाता है। आगे देखें सोडियम साइनाइड की यहाँ पे बात कर रहा है। सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड ये यूज़ किया जाता है लीचिंग ऑफ गोल्ड प्रोसेस में, रिएजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। रिएजेंट यूज़ किया जाता है किस प्रोसेस में, लीचिंग ऑफ गोल्ड के लिए। सोडियम साइनाइड NaCN। और हमने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी देखा कि सोडियम साइनाइड जो है वो डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।